हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गायत्री नाम से तो काफी रईस लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। गायत्री एक महाकंजूस सास थी जो कि बिना कंजूसी के रह नहीं सकती थी। ऐसी एक बार गायत्री की बहू नेहा रसोई में चाय बनाते समय चाय में चीनी डाल ही रही होती है कि तभी वहां पर गायत्री आ जाती है और अपनी बहू के हाथ से चीनी का डब्बा छीन लेती है। माँ जी, ये क्या है? अभी अगर चीनी गिर जाती तो? हाँ, तो क्या चीनी का एक एक दाना तुझसे उठवाती मैं, और तू चीनी किससे पूछ कर डाल रही है? तुझे पता भी है चीनी कितनी महंगी हो गई है। माँ जी, इतनी भी महंगी नहीं हुई है कि हम कुछ खा ही ना पाए। अरे मुझे भी पता है चाय में कितनी चीनी डालनी चाहिए। कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं मैं। बच्ची नहीं तो गधी है। अरे एक बहू होती है जो घर में एक एक चीज का हिसाब रखे, बचत करे, ताकि भविष्य में किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन तू है कि बस हर चीज में ऐसे खुला खर्चा करती है जैसे आसमान से गिर रहा हो सब। माँ जी, मैं शादी से पहले खुला खर्चा करती थी, लेकिन जब से शादी हुई है ना, तब से खुला तो क्या, बंधा खर्चा भी नहीं कर पा रही हूँ। चुप कर तू। जब देखो पैसों को पानी की तरह बहाने की ही सोचती है। हट, मैं चीनी डाल दूंगी। कंजूसी के चलते गायत्री आधी चम्मच चीनी डालती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद नेहा और उसके पति मोहित दोनों ही फीकी चाय पीते हैं। गायत्री बहुत ज्यादा कंजूसी करती थी और इस वजह से कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गायत्री की पड़ोसन विमला घर आती है। अरे गायत्री, मैं इतने दिनों बाद तेरे घर आई हूँ, चाय पानी नहीं पिलाएगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुक मैं अभी बहू को बुलाती हूँ। बहू, ओ बहू, मैं जरा विमला के लिए पानी तो ले आ। गायत्री, मैंने चाय पानी तो इसीलिए कहा था क्योंकि यही कहावत है, लेकिन तू तो सच में मान बैठी। चाय तो पिला ही सकती है तू अब। नेहा को पता चल जाता है कि विमला आई है, तो नेहा खुद ही चाय लेकर आती है। चाय देखकर गायत्री को गुस्सा आता है और वो बोलती है, बहू, ये क्या है? मैंने तुझे बस पानी लाने को कहा था और तू है कि चाय ले आई। अरे ये तो पड़ोसन विमला ही है, इसके लिए चाय लाने की क्या जरूरत है? माँ जी, बस करो। अरे विमला आंटी आई हैं, इन्हें क्या ऐसे ही जाने देते? एक चाय ही तो लाई हूँ मैं, इसमें कौन सी आपकी जायदाद चली जाएगी? क्या गायत्री, तू भी ना, तेरी बहू इतने प्यार से चाय लाई है, मैं पी ही लेती हूँ। विमला जैसे ही चाय पीने के जाती है कि तभी चाय में मक्खी गिर जाती है। ए हाय, ये मक्खी कहाँ से आकर गिर गई चाय में? माफ करना आंटी जी, पता नहीं कहाँ से घर में मक्खी आ गई है। लाइए दे दीजिए, चाय मैं फेंक देती हूँ। अब मक्खी वाली चाय कौन ही पिएगा। अरे अरे बहू, चाय बनाई है तो क्या फेंकने के लिए बनाई है? एक मक्खी ही तो गिरी है, इधर ला, मैं पी लूंगी। गायत्री, चाय में मक्खी गिर गई है और मक्खी वाली चाय कैसे पी सकती है तू? पता नहीं क्यों तुम लोग ऐसे मुंह बना रहे हो। अरे चाय में मक्खी गिरी है, बस इतनी सी ही तो बात है, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। गायत्री वो चाय भी पी लेती है। अपनी सास की वजह से कई बार नेहा को शर्मिंदा भी होना पड़ता है, लेकिन वो अब करती भी क्या, सास जो थी गायत्री। कुछ दिनों बाद रात के समय गायत्री भरा हुआ थैला लेकर घर आती है। इतने लेट अपनी माँ को देखकर मोहित भी हैरान हो जाता है और बोलता है, माँ, आपको टाइम का कुछ होश भी है या नहीं? अरे इतनी रात हो रही है, आप कहाँ से आ रही हो? किसी को कुछ बताया भी नहीं था आपने जाने से पहले। माँ जी, मेरे बारे में ना सही तो मोहित के बारे में ही सोच लेती ना। आपको पता भी है मोहित ने आपको कहाँ कहाँ नहीं देखा, लेकिन आपका तो कुछ अता पता ही नहीं है। अरे बस भी करो तुम दोनों, बोले ही जा रहे हो तुम दोनों, मुझसे बड़े नहीं हो। हमें पता है आप बड़ी हो, लेकिन बड़ों की तरह भी तो नहीं रहती हो ना आप। और आपके हाथ में ये थैला क्या कर रहा है यहाँ? क्या है इसमें? अरे इसमें तो सब्जियां हैं। वो क्या है ना, बाजार रात में उठने को होता है तो सब्जियां भी सस्ती मिलती हैं, इसीलिए तो मैं रात में गई और थैला भर कर सब्जियां ले आई। माँ जी, बाजार उठने को होता है क्योंकि ताजी सब्जियां तो सब लोग ले जा चुके होते हैं ना। आप जो लाई हो वो सड़ी गली सब्जियां हैं, इनका हम क्या करेंगे? अरे कहीं से सड़ी गली नहीं होती है, ये तो बस लोग ऐसे ही बोलते हैं। अब देख तू, हमारा तो काफी दिनों का काम हो गया है ना सब्जियों का।
गायत्री की कंजूसी के आगे मोहित और नेहा दोनों ही अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि गायत्री की कंजूसी की कोई सीमा नहीं होती है। दिन निकल रहे होते हैं, लेकिन गायत्री की कंजूसी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही एक दिन गायत्री और नेहा दोनों रिश्तेदार के घर वापस आ रहे होते हैं। तभी नेहा को गोलगप्पे वाला दिखता है। माँ जी वो देखो गोलगप्पे वाला, चलो ना माँ जी हम गोलगप्पे खाने चलते हैं। नहीं बहू, इन लोगों ने तो लूट मचा रखी है। माँ जी प्लीज चल लो, मेरा बहुत मन है। अपनी बहू की जिद के आगे गायत्री मान जाती है और गोलगप्पे वाले के पास जाकर गायत्री बोलती है, भैया पापड़ी, चखना और थोड़ा पानी भी। गोलगप्पे वाला पापड़ी खिलाता है और पानी भी चखाता है। उसके बाद गायत्री नेहा से कहती है, हो गया ना बहू, अब चल। अरे मैडम, पैसे तो देती जाओ। किस बात के पैसे? हमने तो गोलगप्पे खाए ही नहीं। पापड़ी और पानी जो पिया है उसका क्या? वो तो मुफ्त वाला होता है ना। चल बहू। गायत्री बिना पैसे दिए वहां से चली जाती है। नेहा को अब अपने सास के साथ बाहर कहीं जाने में भी शर्म आती थी। कुछ दिनों बाद नेहा की बहन जूही और नेहा के जिया जी अंकित घर आते हैं। नेहा उनके लिए पकौड़े बनाने रसोई में जाती है और नेहा बेसन के पैकेट फाड़ रही होती है कि तभी गायत्री आती है और बोलती है, अरे बहू, है ये क्या कर रही है? नया पैकेट क्यों फाड़ रही है? पुराना वाला रखा तो है ना अभी। माँ जी वो बेसन तो कब का खराब हो गया है, फेंकने के लिए ही रखा है। एक्सपायरी डेट भी 4 महीने पहले की थी। कहीं ना खराब हुआ होगा। ये लोग तो ऐसे ही कुछ भी छाप देते हैं। हाँ माँ जी कुछ भी नहीं छापते हैं, बल्कि सही छापते हैं। अरे बहू तू रहने दे, तुझे कुछ नहीं पता है। मैं सब जानती हूँ इनका। तू एक काम कर, तू जा अपनी बहन के साथ बैठ, ये सब मैं देख लूंगी। गायत्री अपनी बहू की एक बात नहीं सुनती और वो खुद ही एक्सपायरी डेट वाले बेसन से पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर बाद जब पकौड़े बन जाते हैं तो नेहा की बहन और उसके पति को वो देती है, लेकिन पकौड़े खाते उन दोनों की तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियां करने लगते हैं। नेहा डर जाती है और तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। पता चलता है कि एक्सपायरी खाना खाने की वजह से उनकी ये हालत हुई है। मोहित और नेहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। माँ, देख लिया कंजूसी करके? अरे आपको क्या मिलता है इतनी कंजूसी करके? माँ जी आज आपकी ही वजह से मेरी बहन और जीजू की ये हालत हुई है। मैंने आपको कितनी बार मना किया था कि एक्सपायरी हो चुकी है बेसन में, मत बनाओ उसके पकौड़े, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। बहू मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि मेरी कंजूसी इतनी ज्यादा भारी पड़ जाएगी। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ गलती हो गई है, अब अगर गलती को सुधारना है तो अब प्लीज कंजूसी बंद कर दो। इतना सब होने के बाद गायत्री को अक्ल आती है और वो कंजूसी करना छोड़ देती है। आरुषि और कुणाल दोनों की नई नई शादी हुई होती है, जिसके बाद वो दोनों हनीमून के लिए मनाली जाते हैं। वहां जाने के बाद जब वो दोनों बर्फीली पहाड़ी पर साथ में फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं, तब अचानक से कुणाल का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कुणाल, नहीं, तुम मुझे इस अनजान शहर में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते कुणाल। अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और तुम इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ रहे हो। ऐसा मत करो कुणाल। लेकिन असलियत तो ये थी कि अब कुणाल फिर कभी नहीं लौट सकता था। आरुषि का शहर में कोई नहीं था क्योंकि कुणाल अनाथ था और आरुषि के माता पिता ने उसे बचपन में ही अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। आरुषि मनाली की सड़कों पर ठंड से कपकपाती हुई चलती है, तभी उसे एक मोमोज स्टॉल में एक बुजुर्ग पति पत्नी देखते हैं। रविंद्र जी, ये लड़की कितना कांप रही है। अरे रो रही है, लगता है कि ये किसी मुसीबत में है। चलिए देखते हैं। हाँ शारदा। रविंद्र और शारदा आरुषि को अपने मोमोज स्टॉल में लेकर जाते हैं और उसे मोमोज खिलाते हैं, जिसके बाद आरुषि उन्हें कुणाल की मौत के बारे में बताती है। तुम्हारे पति के साथ जो हुआ उसके बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा बेटा, माफ करना हमें। नहीं काका जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अब जो हो चुका है उसे वापस थोड़ी ला सकते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब से हम दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। तुम हमारे साथ यहाँ मनाली में ही रहोगी। लेकिन काकी जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा। 4 साल पहले हमें हमारी बेटी यहाँ मनाली में अकेले छोड़कर चली गई, किसी अमीर आदमी के साथ शादी करके, और उसके बाद हमारा हाल तक नहीं पूछा।
प्लीज हमारी बेटी बनकर रहो। तुम हम पर बोझ नहीं बनोगी, तुम तो हमारा जीने का सहारा बनोगी बेटा। शुक्रिया काका जी, काकी जी, आप दोनों सच में बहुत अच्छे हो। और तुम भी बेटा। आरुषि अब रविंद्र और शारदा के साथ रहने लगती है। उन दोनों के साथ रहते हुए वो मोमोज बनाना सीख लेती है और फिर कुछ ही महीनों बाद वो रविंद्र और शारदा को आराम करने को कहती है और खुद ही मोमोज बनाकर बेचने लगती है। जब रविंद्र और शारदा आरुषि के हाथ के बने चिकन मोमोज चख कर देखते हैं तभी अरे वाह आरुषि बेटा, तुम्हारे हाथ के बने ये चिकन मोमोज तो वाकई में काफी स्वादिष्ट और मजेदार बने हैं। हाँ ऋषि बेटा, ऐसे चिकन मोमोज तो हम भी नहीं बना सकते। तुमने इन्हें अपने स्टाइल में बनाया है और बहुत बढ़िया बनाया है, मज़ा ही आ गया सच में। धन्यवाद काका जी, काकी जी, आप दोनों से ही सीखा है मैंने जो भी सीखा है। आरुषि के आने के बाद तो अब रविंद्र और शारदा के मोमोज स्टॉल की खूब प्रगति होने लगती है। दिन भर ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है और साथ ही आरुषि के चिकन मोमोज सबको बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या चिकन मोमोज है। मोमोज हो तो ऐसे, वही कमाल के मोमोज बनाए हैं आरुषि तुमने। मुझे तो और 2 प्लेट खाने की इच्छा हो रही है। और मुझे भी मन तो करता है कि बस दिन भर ये चिकन मोमोज ही खाते रहें, क्योंकि इन्हें कितना भी खा लो मन ही नहीं भरता। धन्यवाद भाई साहब, ये लीजिए आप दोनों के एक्स्ट्रा प्लेट चिकन मोमोज। आरुषि बेटा, तुम हमारे जीवन में लक्ष्मी बनकर आई हो। सच में बेटा, तुम्हारे शुभ कदम पड़ते ही हमारे मोमोज स्टॉल की इतनी तरक्की होने लगी है। ये सब केवल तुम्हारे कारण ही मुमकिन हो पाया है बेटा। मनाली में रहने वाला एक डॉन युवराज सिंह जब आरुषि को देखता है तब उसे आरुषि से प्यार हो जाता है। वो अपने गुंडों के साथ मोमोज स्टॉल पर जाकर आरुषि को प्रपोज करते हैं। तभी नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, निकल जाओ यहाँ से और आइंदा फिर कभी यहाँ मत आना। ओ मैडम, आप युवराज सिंह का प्रपोजल ठुकरा रही हो। वो युवराज सिंह जिसका नाम सुनकर हर कोई कांप उठता है। होगे तुम कहीं के डॉन, लेकिन मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। अब निकलो यहाँ से, ग्राहकों को मुझे मोमोज बेचना है। युवराज उस दिन चुपचाप वहां से निकल जाता है, लेकिन अब वो रोजाना आरुषि को तोहफे भेजने लगता है और रोजाना मोमोज के स्टॉल पर आकर उसके सामने जबरदस्ती शादी की बात करने लगता है। एक दिन गुस्सा होकर आरुषि उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिसके बाद तूने मुझे थप्पड़ मारा, तेरी इतनी हिम्मत है? तोड़ दो इस खटारे मोमोज स्टॉल को। नहीं, इस मोमो के स्टॉल को मत तोड़ो, मत तोड़ो, मत करो ऐसा नहीं। युवराज के आदमी आरुषि के मोमोज स्टॉल को तोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। रविंद्र और शारदा को बहुत दुख होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण मोमोज का स्टॉल टूट गया, वो हाल हो गया इसका। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, तुम्हारे कारण कुछ नहीं हुआ है। हाँ बेटा, गलती उस युवराज की है, हमारी नहीं। तुमने उसे थप्पड़ मारकर बहुत सही किया। हाँ, लेकिन आप दोनों अब चिंता मत कीजिए, मोमो स्टॉल टूट गया लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। पापा जी, आपके पास साइकिल है ना? मैं साइकिल पर मोमोज बेचूंगी, अपना नया साइकिल चिकन मोमोज ढाबा खोलूंगी, देखना आप। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। आरुषि रविंद्र की उस पुरानी साइकिल को साफ करके सजाती है और मनाली की बर्फीली सड़कों पर जा जाकर गर्मा गर्म स्टीम्ड और फ्राइड चिकन मोमोज बेचती है। मोमोज मोमोज, स्वादिष्ट चिकन मोमोज, एक बार खाओगे तो दोबारा लौट कर जरूर आओगे। मोमोज मोमोज, चिकन मोमोज। आरुषि, मोमोज स्टॉल बंद होने के बाद भी तुमने हिम्मत हारे बगैर साइकिल चिकन मोमोज ढाबा खोला। तुम्हारा ये जज्बा देख बहुत खुशी हुई। ऐसे ही तरक्की करती रहो। धन्यवाद भाई साहब। आरुषि अब साइकिल पर चिकन मोमोज बेचकर खूब तरक्की करने लगती है और उसे यूं कठिनाइयों का सामना करके जीवन में आगे बढ़ते हुए देख युवराज को बहुत जलन होती है। मेरे प्रपोजल को ठुकरा कर अब यह आरुषि सरेआम साइकिल पर मोमोज बेच रही है। नहीं, मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगा। इसे मैं इसके गुनाह की सजा देकर ही रहूंगा। रात में जब आरुषि साइकिल पर मोमोज बेचकर वापस घर की ओर जा रही होती है, तभी उसके रास्ते के बीच युवराज आ जाता है और वो उसकी तरफ बंदूक तानता है। ये तुम क्या कर रहे हो? दूर हो जाओ। नहीं, बहुत हुआ तेरा नाटक। तुझे मैं खुशी से जीने ही नहीं दूंगा,
क्योंकि तूने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे ठुकराया। युवराज प्लीज मुझे मत मारो, बंदूक मत चलाना। युवराज मैं तुमसे विनती करती हूँ। युवराज बंदूक का ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर रविंद्र और शारदा पुलिस के साथ पहुंच जाते हैं और पुलिस युवराज के हाथ से बंदूक छीन लेती है। तुम पुलिस वालों की इतनी हिम्मत! छोड़ो मुझे, छोड़ो! पुलिस वाले युवराज को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और आरुषि रविंद्र और शारदा के गले लगती है। बस बेटी, रो मत, हम आ गए हैं ना, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, हमने युवराज को बंदूक लेकर इस तरफ आते हुए देखा और हमें समझ आ गया कि वो जरूर तुम्हें परेशान करने ही जा रहा है। इसीलिए हमने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया और अपने साथ लेकर आ गए उन्हें। धन्यवाद माँ पापा जी, आप दोनों नहीं होते तो आज वो युवराज मुझे मार ही देता। हमारे होते हुए हमारी बेटी को कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो अब घर चलते हैं। समय के साथ आरुषि साइकिल पर चिकन मोमोज बेचकर ढेर सारे पैसे जुटा लेती है और अपना एक बड़ा चिकन मोमोज ढाबा खोलती है जिसका नाम वो मनाली A1 चिकन मोमोज ढाबा रखती है। और इस प्रकार वो अपने जीवन में खूब आगे जाती है और प्रगति करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।